नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय भूगोल के बारे में। हम भारत की इस भौगोलिक यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे जिसमें हम अब तक की चर्चा में भारत का स्थिति और विस्तार देखा, अक्षांश और देशांतर का विस्तार किस प्रकार से भारत का है वो हमने देखा। भारत विश्व में कहाँ पर स्थित है, ग्लोब में कौन से गोलार्ध में स्थित, हमने वो सब देखा। अक्षांश और देशांतर के बारे में भी हमने डिटेल से चर्चा की है। पिछली क्लास में हमने बात की थी भारत के भौगोलिक सीमा के बारे में। हमने भारत की भौगोलिक सीमा में तटीय सीमा भी देखी थी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी देखी थी। यदि आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हो, इंडियन जियोग्राफी बाई उमेश लाडूणा। उसमें वो सारी वीडियो आप देख सकते हो। हमने कल पिछली वीडियो में बात की थी कि हमारा अगला सेशन रहेगा भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। हम आज भारत की इस भौगोलिक यात्रा को अच्छी तरह से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नोटबुक साथ में रखना, पेन साथ में रखना, साथ साथ लिखते चलना और डायग्राम जरूर ड्रॉ करते जाना। भारत का मैप आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा, उसको याद कर लेना। यदि याद नहीं है तो आपको सभी राज्य आपको पता होने चाहिए, सभी केंद्र शासित प्रदेश आपको पता होने चाहिए कि भारत के इस राज्य क्षेत्र में कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। भारत में कौन कौन से द्वीप है वो सारे पता होना चाहिए आपको। ये सब पता होना चाहिए कि भारत का मैप किस प्रकार का है। आपको मैप ड्रॉ करने आने चाहिए। पड़ोसी देशों के बारे में भी आपको पता चल गया होगा, हमने पिछली वीडियो में बात की थी। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी मेरे साथ इस यात्रा का आनंद उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने साथियों को भी साथ में लेते चलना, वीडियो को शेयर करते हुए चलना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन भारत की इस भौगोलिक विभाजन के बारे में, भारत के भौगोलिक विस्तार के साथ। हम देखेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। हम भारत भूगोल के बारे में बात कर रहे थे जिसमें आज हम देखेंगे भारत का या भारत के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश इस भारत के इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र को, जो विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत है, जो विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो छोटा तो है नहीं। पूरे विश्व का 2% हिस्सा भारत रखता है। पूरे विश्व का 2% हिस्सा कौन रखता है? भारत रखता है। तो उसी प्रकार हम आज इसको देखने वाले हैं कि जिस भारत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसमें कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं, उसमें कौन कौन से भौतिक प्रदेश किस प्रकार से हैं, उन सभी का विभाजन कैसे होता है, वो सारा हम देखेंगे। हम देखेंगे मैप के माध्यम से, पूरे मैप को हम ड्रॉ करेंगे। मैप ड्रॉ करने के बाद हम सभी प्रदेशों के बारे में डिटेल से चर्चा करते हुए चलेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। यदि आपने अच्छी तरह से इस क्लास को सुना है, देखा है, तो मैं इतनी गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका यूपीएससी का प्री एग्जाम हो, यूपीएससी मेन में भी आप लिखने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। चाहे स्टेट पीसीएस का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आप आरएस की एग्जाम दे रहे हो, चाहे एमपी पीसीएस का हो, चाहे हरियाणा पीसीएस का हो, चाहे यूपी पीसीएस का, चाहे बिहार पीसीएस का, चाहे पंजाब पीसीएस का, या भारत के किसी भी पीसीएस का एग्जाम आप दे रहे हो, तो भी आपका वो एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि जो भारत के आप किसी भी, चाहे सेंट्रल लेवल की वैकेंसी हो, चाहे किसी स्टेट लेवल की कोई भी वैकेंसी हो जिसमें भारतीय भूगोल सब्जेक्ट मेंशन है, आप उसको अच्छी तरह से तैयारी कर पाओगे, तैयार कर पाओगे। तो अच्छी तरह से अपने साथ में नोटबुक रखना और उनको लिखते हुए चलना। बार बार रिवाइज करोगे तो हमेशा के लिए चीजें स्थायी हो जाएंगी। बार बार रिवाइज करना जरूरी होता है। कहते हैं ना कि करते करते अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कसरी आवत जात ते पत्थर पर बने निशान। तो बार बार प्रयास तो करना पड़ेगा, प्रयास करने से ही सफल होगे। तो हम देखते हैं भारत का भौतिक प्रदेश। तो भारत के जो भौतिक प्रदेश है उन सभी प्रदेशों को हम एक बार मैप में देख लें, उसके बाद उसकी सभी डिटेल को हम देखते हुए चलेंगे। तो बनाते हैं भारत का एक छोटा सा मैप, अच्छा सुंदर सा मैप। हम क्यों, हमारा भारत क्या है? महान है। तो ये भारत का मैप आप साथ साथ बनाते हुए चलना, क्योंकि मैप बनाओगे तो मैप से ही भूगोल याद होगा, बगैर मैप भूगोल याद नहीं होगा। बगैर मैप के भूगोल याद करना असंभव है। चाहे आप किसी भी भूगोल, चाहे आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे किसी स्टेट की जियोग्राफी पढ़ रहे हो, आपको मैप याद होना ही चाहिए। आपको मैप याद होना ही चाहिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे, देख पाओगे। तो ये हमारा भारत है। इधर हमने देखा कौन सा द्वीप समूह है, तो एक द्वीप समूह है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर कुछ छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जिसको हम कहते हैं लक्षद्वीप समूह। तो इस प्रकार से हमने ये भारत का क्या बनाया? मैप बनाया।
हम इसमें क्या देखने वाले हैं, तो हम इसमें देखने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में कि भारत में कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं। हम उन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, कौन सा भौतिक प्रदेश किस भौगोलिक प्रदेश से बना है, विश्व के सापेक्ष वो किसके साथ में है क्या नहीं, सब हम हमारे इसमें देखने जा रहे हैं। हमने पहले थोड़ी एक चर्चा की थी महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में, तो उस महाद्वीपीय विस्थापन से आपने कुछ तो समझा होगा, कि किस प्रकार से एक ये जो आज महाद्वीप देख रहे हैं, जिनका हम विस्तार देख रहे हैं पूरे विश्व में है, वो किस जगह पर स्थित था, उसमें किस प्रकार से हलचलें हुई होंगी, क्या उसमें घटनाएं हुई होंगी, उसको किस प्रकार से वेगनर महोदय ने समझाया, हमने उसके बारे में भी चर्चा की थी। आज हम देखते हैं भारत के भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं। जितने भी भौगोलिक प्रदेश है जो है 5 या 6 जितने भी हैं, हम उन सब के बारे में डिटेल से देखेंगे, कौन सा भौतिक प्रदेश किस किस प्रदेश में है, कहाँ कहाँ इस मैप में स्थित है, हम देखने वाले हैं। तो देखो भारत का जो भौगोलिक विस्तार है ना, इसमें क्या क्या शामिल है, पहले तो हमने एक बार छोटे सा एक देख लेते हैं। तो इसके अंदर पर्वत भी है, क्या है, पर्वत भी है, नदियां हैं, तो नदियों जो पर्वत है, पर्वतों पर जब बारिश होगी, क्यों भारत में जो पर्वत है वो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। उनमें देखेंगे जो पर्वत है वो उन पर बर्फ जमी रहती है, पूरे साल क्या लगभग क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। तो बर्फ से पिघलने से क्या बनता है, पानी बनेगा। पानी से क्या होगा, जो वो पहाड़ों से जब पानी नीचे आएगा तो एक दिशा में जाएगा, उस हम उस चीज को क्या कहेंगे, नदी कहेंगे। नदी कहेंगे। बारिश जब इन पर्वतों पर जब बारिश होती है तो बारिश से भी ये क्या होता है, पानी एक साथ इकट्ठा होकर के आगे बढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। तो नदियां होगी, तो नदियां पहाड़ों को काटते हुए चलेंगी, उनसे मिट्टियां घास कुछ भी है वो सारा अपने साथ लेते हुए चलेंगी। तो आगे जाकर वो क्या बनाएगी, मैदान का निर्माण करेगी। तो नदी द्वारा मैदान जो होगा, हमें उसे दोआब भी कहते हैं। दो नदियों वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे और क्या हम देखेंगे कि इस भारत के अंदर उसके नदियों का जो मैदान है। इसके बाद हम देखेंगे कि एक प्रायद्वीपीय स्थिति भी है भारत की। कैसी स्थिति है, प्रायद्वीपीय स्थिति भी है। क्यों है, क्योंकि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो तीनों तरफ से किससे घिरा है, समुद्र से घिरा है, जल से घिरा है। तो हम ये जानते हैं कि यदि कोई ऐसा भूस्थल, ऐसा कोई स्थलीय भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम इस प्रायद्वीपीय भारत को भी पढ़ने वाले हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत को हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इस प्रायद्वीपीय भाग के बाद में और क्या है, तो यहाँ पे तटीय क्षेत्र भी है। क्योंकि जब समुद्र लगता है तो समुद्र के आसपास का यहाँ का कैसा कैसा क्षेत्र होगा, तटीय क्षेत्र होगा, जिसकी विशेषताएं कुछ अलग होंगी। जिसकी विशेषताएं अलग दूसरे भौतिक प्रदेशों से क्या होगी, अलग होगी। तो अलग विशेषताएं हैं, तो इनको अलग पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको एक भाग और बांट देते हैं, क्या नाम देंगे, प्रायद्वीपीय भारत। उसके बाद हमने देखा कि भारत में ये द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप है, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, छोटे मोटे और भी यहाँ पे द्वीप है। उन सब के बारे में देखेंगे। तो कौन सा प्रदेश देखेंगे, यहाँ पे क्या है, द्वीप भी है। क्या है, द्वीप भी है। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रायद्वीप जो भारत है उसी में क्या हम देखेंगे, पठारों को देखेंगे। जो हम दक्कन ट्रेप नाम लेते हैं, दक्कन का पठार कहते हैं, दक्कन का पठार जो कहते हैं वो इसी में देखने वाले हैं। हमने देखा पर्वत है, नदियां हैं, नदियां नदियां हैं, तो नदियों द्वारा क्या बनाया गया होगा, कहीं मैदान बनाया होगा, वो भी है। उसके बाद हमने देखा प्रायद्वीपीय भारत भी है, जिसमें हम क्या देखेंगे, पठारों को देखेंगे। पठार कौन कौन से, ये कौन कौन सी भूमिया यहाँ पे है, पहाड़ है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो भी हम इस प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति। क्योंकि इस भारत की स्थिति अलग है, पूरे विश्व में भारत अपना अलग ही वर्चस्व रखता है, अलग ही वर्चस्व है भारत का पूरे विश्व में। इसीलिए तो कहते हैं भारत क्या है, महान है। और एक ऐसा देश जिसके नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा है, विश्व का एकमात्र देश है ये। क्यों, क्योंकि इसकी स्थिति कुछ ऐसी है। विश्व में यदि मानसून पड़ना है, विश्व वर्ल्ड जियोग्राफी में जब मानसून पड़ना होता है, तो मानसून की स्थिति भारत वाले क्षेत्र में ही बनती है, इस भारतीय उपमहाद्वीप। क्यों, भारतीय उपमहाद्वीप भी तो है, जिसमें कई बड़े देश है, जैसे पाकिस्तान भी शामिल है, अफगानिस्तान भी शामिल है, नेपाल शामिल है, भारत तो है ही है, भूटान भी शामिल है। उसके बाद ये म्यांमार भी शामिल है। उसके बाद ये बांग्लादेश भी शामिल है। तो इस प्रकार से ये कुछ देश है जिनसे बनकर के क्या बनता है, प्रायद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप बनता है। क्योंकि भारत की स्थिति कुछ अलग है। यहाँ पे इंडोनेशिया भी है, इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से ये 7-8 देश है जिनसे बन करके क्या बनता है, तो प्रायद्वीपीय भारतीय उपमहाद्वीप।
इसको क्या संज्ञा देते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप एक ऐसा उपमहाद्वीप है, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ मानसून की अवस्थाएं देखी जाती है। इसकी अवस्थाएं देखी जाती है मानसून की। पूरे विश्व में मानसून यहीं पर दिखाई देता है, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे पर्वत भी है और यहाँ पर क्या है, तो समुद्री क्षेत्र भी है, समुद्री क्षेत्र भी है, पर्वत भी है। यहाँ की जो जलवायु स्थिति है वो भी उष्ण जलवायु है। कैसी जलवायु है यहाँ पे? उष्ण जलवायु है। भारत में कैसी जलवायु है? उष्ण भी है। उष्ण के साथ और कौन सी है? उपोष्ण जलवायु भी है। उपोष्ण जलवायु भी है। हमने ये अक्षांश और देशांतर में देखा था भारत की जलवायु कैसी होगी, तो उष्ण और उपोष्ण होगी। क्यों? भारत के मध्य से कौन गुजरता है? तो कर्क रेखा गुजरती है। हम ये जानते हैं कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वहाँ की जलवायु कैसी होती है? उष्ण जलवायु होती है। कर्क रेखा से लेकर के जो ऊपर आर्कटिक वर्त जब आता है 23.5 डिग्री, चाहे उत्तरी अक्षांश हो चाहे दक्षिणी अक्षांश हो, से लेकर के 66.5 डिग्री, चाहे उत्तरी अक्षांश हो चाहे दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो उपोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? उपोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र होता है। तो उस क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाएगी? उपोष्ण जलवायु पाई जाएगी। इसको कह सकते हैं शीतोष्ण जलवायु। कैसी जलवायु कह सकते हैं? शीतोष्ण जलवायु भी कह सकते हैं। उष्ण या शीतोष्ण जलवायु भारत में पाई जाती है। उष्ण भी है और शीतोष्ण भी, दोनों प्रकार की जलवायु भारत में देखी जाती है। यही स्थिति ऐसी है जो भारत में मानसून की अवस्थाएं बनाती है। क्यों? एक भारत में एक प्रदेश और भी है ना, क्या नाम है उसका? मरुस्थल। कौन सा स्थल है? मरुस्थल है। मरुस्थल है। तो देखो ये जो यहाँ का जो मरुस्थल जो हमने देखते हैं, तो थार का मरुस्थल जो हम देखेंगे इन 4 राज्यों में जो स्थित है, इसको कहते हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। अब मरुस्थल है तो यहाँ पे मरुस्थलीय दशाएं होंगी। क्या मतलब होगा? तापमान कैसा होगा? तो हाई होगा। तापमान कैसा होगा? हाई होगा। यदि हम यहाँ की ह्यूमिडिटी देखें, आर्द्रता देखें, तो कैसी होगी? निम्न होगी। आर्द्रता निम्न होगी, तापमान अप होगा। तो क्या होगा? यहाँ के जो दशाएं हैं, तापमान तापमान अधिक है तो यहाँ की जो वायु दाब कैसा होगा? तापमान ज्यादा होता है तो वायु दाब कम होता है। जब यहाँ का वायु दाब कम होगा तो ये मानसूनी हवाओं को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से ये मानसूनी हवाएं ऊपर आती है तो इन पहाड़ों से टकराती है और भारत में क्या कर देती है? वर्षा कर देती है। भारत में वर्षा करती है। तो इसीलिए देखो भारत में स्थिति कैसी बन जाती है? मानसून की स्थिति बन जाती है। तो इस प्रकार से हम इनको बांटते हुए आगे बढ़े। इस प्रकार से हम भारत के इन भौगोलिक क्षेत्रों को बांटते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। हमने यहाँ पे बहुत सी अलग छोटे इन चीजों को देखा। अब देखते हैं भारत के इस मैप में ये किस प्रकार से विस्तारित है। इन सब को अच्छी तरह से देखेंगे। तो भारत में एक और क्षेत्र कैसा है? तट भी तो है ना, तट भी भारत में पाया जाएगा, तो तटीय प्रदेश भी हो जाएगा कुछ। तो इस प्रकार से हम भारत को बांटने वाले हैं, भारत को देखने वाले हैं, अच्छी तरह से समझेंगे। आशा करता हूं मेरे साथ आप इस भारत की भौगोलिक यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार होंगे। अपने साथियों को भी इनविटेशन दे दिया होगा कि आप भी आइए और हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो जाइए। तो देखते हैं भारत में इस ये जो क्षेत्र कहाँ कहाँ स्थित है, किस प्रकार से स्थित है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम बनाते हैं दोबारा एक और मैप और इसमें सभी प्रदेशों को अलग अलग तरीके से देखेंगे, कौन कहाँ पर किस प्रकार से उसके विस्तार है, सब देखेंगे। शुरू करते हैं भारत की भौगोलिक यात्रा। भारत के हम भौतिक प्रदेशों के बारे में अच्छी तरह से डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो भारत का मैप बना दिया हमने, यहाँ पे कुछ द्वीप बना देंगे। तो ये हम भारत के, यहाँ पे एक देश और है जिसका नाम है श्रीलंका। हमें वो नहीं पढ़ना, हमें अपना देश पढ़ना है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कौन कौन से भौतिक प्रदेश कहाँ कहाँ स्थित है। तो हम बात करते हैं सबसे उत्तर में, भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है, कौन सा प्रदेश स्थित है। तो हम जानते हैं भारत के उत्तरी दिशा के अंदर एक पर्वत श्रृंखला स्थित है। कौन है? पर्वत है। तो यहाँ का मैदान पर्वतीय मैदान हो जाएगा, पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ पर्वत है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है? कुछ पर्वतें हैं, अलग अलग श्रेणियां ये हैं, हम इनके बारे में देखेंगे। इसे हम कह सकते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश।
कैसा प्रदेश है ये? हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। इस प्रदेश को क्या नाम लेंगे? हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ पर बहुत से पर्वत पाए जाएंगे। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत भी यहाँ पे देखे जाएंगे। ये जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, ये नवीन पर्वत श्रृंखला है। कैसी पर्वत श्रृंखला है? नवीन पर्वत श्रृंखला है, इसलिए इसको कहते हैं युवा पर्वत श्रृंखला। युवा पर्वत भी हिमालय को कहते हैं। पर्वत निर्माणकारी घटनाओं यहाँ पे होती रहती है, हलचलें यहाँ पे होती रहती है। कहते हैं कि अभी भी, कहते हैं क्या है, ये तो बात प्रूव हो चुकी है, ये जो हिमालय है इसका साइज है, जो ऊंचाई, और अभी भी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे कैसी घटनाएं हो रही हैं? पर्वत निर्माणकारी घटनाएं अभी भी जारी है। तो इसकी ऊंचाई भी कैसी है? बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? पर्वत निर्माणकारी घटनाएं जारी हैं। पर्वत निर्माणकारी घटनाएं जारी है, इसका मतलब पर्वत निर्माणकारी घटनाएं कैसी होती है? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में हम देखेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम देखेंगे। ये सारा जो फिजिकल जियोग्राफी का टॉपिक है, कभी हम अलग से सेशन में फिजिकल जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे, तब देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, ये प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत क्या है, उसके बारे में अच्छी तरह से देखेंगे। किस प्रकार से पर्वत का निर्माण होता है, किस प्रकार से गार्ज बनते हैं, किस प्रकार से भ्रंश घाटियां बनती है, सारा हम उसमें अलग से डिटेल से देखेंगे। भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे बढ़ता है, उन सब के बारे में अलग से देखेंगे। अभी हम देखते हैं जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो भारत के उत्तर में स्थित है। लगभग देखो उत्तर से लेकर के और पूर्व की दिशा में ये फैली हुई है। तो हम देख सकते हैं उत्तर पश्चिम दिशा, क्यों? ये भारत की उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, और ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। तो हम देख सकते हैं कि जो हिमालय का जो विस्तार है वो उत्तर पश्चिम से किस तरफ है? तो दक्षिण पूर्व की दिशा में ये स्थित है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका कुछ विस्तार है। तो इस प्रकार से इसका विस्तार है, हम इसको अलग से देखें, आराम से तसल्ली से इसको देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो, और हमने अभी बात की थी कुछ प्रदेशों के बारे में, तो ये तो है हिमालय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ पे सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, जो यहाँ पे स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो स्थित है, कौन सा देश हो सकता है? ये नेपाल देश है। कौन सा देश? नेपाल देश। 8,848 पॉइंट कुछ इसकी मीटर ऊंचाई है। 8,848 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है, जो विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसको नेपाल में कहते हैं सागरमाथा। नेपाल में क्या कहते हैं इसको? सागरमाथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट इसका वर्ल्ड में नाम चलता है। क्या कौन सी चोटी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय में स्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहो, चाहे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहो, चाहे नेपाल की सर्वोच्च चोटी कहो, इसको नेपाल की सर्वोच्च चोटी भी तो कह सकते हैं। विश्व की सर्वोच्च है तो नेपाल की तो होगी। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कुछ और चोटियां को, और यहाँ के सभी भौतिक प्रदेशों के बारे में अलग से देखने वाले हैं। उसके बाद एक भौतिक प्रदेश आता है जिसको हमने नाम दिया था, ये प्रायद्वीपीय भारत। क्या नाम दिया इसको? प्रायद्वीपीय भारत। दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश कौन है? तो प्रायद्वीपीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत है। जो भारत का सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश वो तो कौन है? हिमालय पर्वतीय प्रदेश। दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश कौन है? प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय प्रदेश हम इसको कह सकते हैं। तो ये दूसरा भारत का दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। यहाँ पे कौन कौन सी विशेषताएं उनके बारे में देखेंगे। ज्यादातर ये क्षेत्र कैसा है? पठारी भूभाग है। पठारी भूभाग है, और यहाँ पे कुछ नदियां भी आती हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे गोदावरी, कृष्णा, और एक यहाँ पे नदी देखेंगे कावेरी। तो इस प्रकार से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इधर हम देखेंगे नर्मदा, और यहाँ पे देखेंगे ताप्ती। ये तो बड़ी नदियां हैं। कुछ इनकी सहायक नदियां भी है जिनके द्वारा यहाँ पे क्या कौन मैदानी भाग भी बनाया जाता है, जहाँ पर अच्छी खासी खेती की जाती है, कृषि की जाती है। वो सारा हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ की भौगोलिक विशेषताएं किस प्रकार से है, तो हम यहाँ पे भारत का ये विभाजन भी देखने वाले हैं। तो ये तो कौन सा हो गया? प्रायद्वीपीय भारत। ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश, तो हमने कितने भाग देख लिए? 2 भाग देख लिए। उसके बाद हम देखने वाले हैं भारत का तीसरा बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। देखो ये जो पर्वतीय प्रदेश हिमालय है, यहाँ से कुछ नदियों का उद्गम होता है। जैसे यहाँ से एक नदी निकली गंगा, एक नदी निकली यमुना, गंगा, यमुना, इन नदियों से यहाँ पे
जो मैदानी भाग बनाया जाता है, गंगा यमुना, यहाँ से सतलज नदी, व्यास नदी, सिंधु नदी के सहायक नदियां सतलुज, व्यास, रावी, इन नदियों का जो ये प्रदेश जो बनाया जाता है, एक इधर से नदी आती है राकस ताल से, इस प्रकार से नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी, इसके कौन कौन से नाम है, सर्वाधिक नामों वाली नदी भी इसको कहते हैं। तो इसके नामों के बारे में चर्चा करेंगे, कब कब इसके नाम परिवर्तित हो जाते हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसका जो इस ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो मैदान बनाया जाता है, गंगा यमुना द्वारा जो मैदान बनाया जाता है, सतलुज व्यास नदी द्वारा जो मैदानी भूभाग यहाँ पे बनाया जाता है, उसको कहते हैं मैदानी, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, इसको क्या कहेंगे, उत्तर का विशाल मैदान कहेंगे। या हम इसको कह सकते हैं गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सतलुज नदियों द्वारा, सतलुज नदियों का मैदान, का मैदानी प्रदेश, या इसको कह सकते हैं ये किसका भाग है, तो ये उत्तर के विशाल मैदान का भाग है, उत्तर के विशाल मैदान का ये भाग है। हमने देखा ये उत्तर का जो विशाल मैदान है, यहाँ का मैदानी भूभाग है, सारे यहाँ के कैसा भूभाग है, मैदानी भूभाग, अच्छी खासी यहाँ पे खेती की जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या भी, भारत की यदि सर्वाधिक जनसंख्याओं के बारे में देखें, जब हम मानव भूगोल पढ़ रहे होंगे, मानव भूगोल पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे जो सर्वाधिक मानव कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, तो मैदानी भूभागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मैदान है, वहाँ पे वो खेती कर सकता है, कृषि कर सकता है, उद्योग स्थापित कर सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था चला सकता है, अर्थव्यवस्था उसकी अच्छी चलेगी तो उसका जीवन यापन अच्छा होगा। पहाड़ों में और मरुस्थल में रहना उतना पसंद नहीं करता मनुष्य, जितना मैदानी भूभागों में रहना पसंद करता है। तो ये इसमें देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये जो क्षेत्र है, इसके बारे में देखेंगे कि उत्तर का विशाल मैदान, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सतलुज नदियों का मैदानी प्रदेश है। यहाँ गंगा यमुना की सहायक नदियां भी आएंगी, ब्रह्मपुत्र सतलुज नदियों की, इनकी भी सहायक नदियां हम इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद हम एक प्रदेश के बारे में देखेंगे जो है तटीय प्रदेश। कैसा प्रदेश है, तटीय। ये जो समुद्र के साथ जो तट लगता है ना, हमने बात की थी भारत की जो समुद्री सीमा कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये याद होगी। यदि आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा। हम देखेंगे यहाँ से गुजरात से लेकर के जो पश्चिम बंगाल तक का जो क्षेत्र है, ये भारत का क्या है, तो तटीय क्षेत्र है, तटीय सीमा बनाते हैं। हमने देखा कि कितने किलोमीटर लंबी ये सीमा है, सारा हमने पहले देख रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो देख सकते हैं। ये जो तटीय प्रदेश है, हम इसको दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। ये कैसा क्षेत्र है, तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश। तो हम इनको नंबर भी दे देते हैं। हम देखेंगे एक नंबर पे हिमालय प्रदेश को, 2 नंबर बड़ा प्रदेश कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय भारत। 3 नंबर पर जो बड़ा प्रदेश है वो कौन सा है, तो गंगा यमुना वाला, ये जो उत्तरी विशाल में उत्तर का जो विशाल मैदान है ये। उसके बाद हमने देखा 4 नंबर में जो बड़ा भौतिक प्रदेश है कौन है, तो तटीय प्रदेश है। तटीय प्रदेश को दो भागों में देखेंगे, क्यों अलग अलग जगहों में स्थित है। ये तो है पश्चिम का तटीय मैदान या पश्चिम तट, भारत का पश्चिम तट, और ये है भारत का पूर्वी तट, तो इसको पढ़ेंगे पूर्वी तट के रूप में। तो इस प्रकार इनको दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे जो 5वां बड़ा भौतिक प्रदेश कौन है, तो द्वीप है। कौन है, द्वीप समूह, द्वीप, भारत के द्वीप, ये 5वां बड़ा भौतिक प्रदेश है। तो हम इसको देखेंगे द्वीपीय प्रदेश के रूप में, द्वीपीय प्रदेश के रूप में, द्वीपीय प्रदेश के रूप में देखेंगे। इसको कितने नंबर देंगे, तो 5वें नंबर पे हम इसको देखेंगे। 5वां बड़ा प्रदेश कौन सा है, तो द्वीपीय प्रदेश है। इसको भी हम दो भागों में देखने वाले हैं, क्योंकि द्वीप दो जगह स्थित है। एक तो ये अंडमान निकोबार वाला द्वीप समूह जो पूर्वी, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप देखेंगे, और दूसरा हम देखेंगे अरब सागर में स्थित द्वीप। तो इस प्रकार हम इसको अलग से देखने वाले हैं। और जो भारत का 6ठा बड़ा भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है, तो वो ये थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। हम देखेंगे थार के मरुस्थल के बारे में, यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, कैसे इसका निर्माण हुआ, हम ये सारी घटनाओं के बारे में चर्चा डिटेल से करेंगे। हम इन सारी
बातों के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अभी तो हमें क्या देखा कि भारत के भौगोलिक वर्गीकरण देखा है, भारत को हम कितने भागों में बांट सकते हैं वो सारा देखा हमने। हिमालय पर्वतीय प्रदेश को देखा जो भारत के उत्तर में स्थित है। उसके बाद हमने भारत के दक्षिण मध्य में देखा कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत देखा। उसके बाद में हम प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय के बीच का जो मैदानी भूभाग है जिसको क्या नाम देंगे, उत्तर का विशाल मैदान नाम देंगे, तो हमने वो भी देखा कहाँ पे स्थित है। उसके बाद फिर हमने देखा जो तटीय क्षेत्र, भारत के जो तटीय क्षेत्र है पूर्वी तट पर और पश्चिम तट, ये कौन कौन से यहाँ की क्या क्या नाम है, क्या कौन कौन से राज्य यहाँ पे स्थित है, क्या क्या यहाँ की विशेषताएं हैं, कौन सी यहाँ पे पहाड़ियां हैं, सारा देखने वाले हम। यहाँ की सारी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ये हमारी यात्रा बड़ी लंबी चलेगी, आपको मेरे साथ में पेशेंस बना करके रखना है, अपने एग्जाम को देखते हुए देख चलना है कि हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। फिर हम देखेंगे ये जो थार का मरुस्थल है इसमें किस प्रकार की विशेषताएं हैं, ये द्वीप समूह है तो इसमें कौन कौन से द्वीप है, क्या क्या उनके नाम है, क्या क्या यहाँ की विशेषताएं हैं, वो भी देखने वाले हैं। तो ये डायग्राम आप एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं, इनके नाम अलग लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में पढ़ना आसान हो जाए। तो इसको आप लिख सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से लिख रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ताकि आपको ये बाद में पढ़ना आसान हो जाए। क्योंकि नोटबुक में लिखा हुआ हमें एग्जाम जब हम देने जाते हैं तो एग्जाम से पहले जब हम रीड आउट करते हैं तब बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमें बहुत सहायता देता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो टाइम ऐसा होता है कि हम ये दोबारा क्लासें पूरी नहीं देख पाते, समय के अभाव के कारण हम वो क्लासें पूरी नहीं देख पाते। तो हमें क्या करना होता है कि जो हमने लिख रखा है उसको शॉर्ट नोट्स तैयार करते चलो। जो आज आपने लिखा है ना उसको एक हफ्ते बाद दोबारा रीड आउट करो और उससे क्या करो, शॉर्ट नोट्स बना लो। आप उससे शॉर्ट नोट्स बना लो। देखो यदि कोई आप 500 पेजों की यदि बुक पढ़ रहे हो ना, 500 पेजों की यदि आप बुक पढ़ रहे हो तो एग्जाम से पहले दिन आप वो 500 पेज नहीं पढ़ पाओगे। आपको उस 500 पेज में से पहले अब क्या करो, इसमें से कम आप 200 पेज छांट दो कि ठीक है आपने इतना इतना मैटर अलग कर दिया कि आपने 200 पेजों का अलग लिख दिया। अब इन 200 पेजों में से आप इसको 100 पेजों में डिवाइड कर लो। 100 पेजों में लिखने के बाद इसी सागी को आप 50 पेजों में लिखो, इसी को बाद में 10 पेजों में लिखने की ट्राई करो। अंत में ऐसा कर दो 2 या 3 पेज ऐसे बनाओ कि ये सारा का 500 पेजों का जो मैटर है इन 2 या 3 पेजों में शामिल हो जाएगा। ये जो 500 पेजों का जो मैटर आपने पहले पढ़ा था इस चीज को आप दोबारा 500 पेज पढ़ने से अच्छा है ये 2-3 पेज पढ़ लो। इन 2-3 पेजों में ये 500 पेजों का पूरा मैटर आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने जब इस 500 पेज की बुक को अच्छी तरह से पढ़ लिया, 500 पेज की बुक को आपने 2 से 3 बार यदि पढ़ रखे हो तो आपको पता होगा इसमें कौन सी चीज कहाँ पे लिखी है। इसमें तो आपको सिर्फ उसके कीवर्ड लिखने हैं। इन 2-3 पेजों में क्या लिखना है, उसके आपको कीवर्ड जरूर लिखने हैं। बस कीवर्ड देख लिए कौन से कीवर्ड इस बुक के अंदर है, आपको वो उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी याद हो जाएगी यदि आपने पहले बुक को अच्छी तरह से पढ़ रखी है। शॉर्ट नोट्स तभी पढ़ो जब आपका पूरा पेज पढ़ा, पूरी बुक पढ़ी हुई। जब वो पूरी बुक पढ़ी है आपने तो ही शॉर्ट नोट्स काम देंगे, वरना शॉर्ट नोट्स कभी काम नहीं देते। क्योंकि सफलता की कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। इसी प्रकार से पहले आपको पूरी बुक पढ़नी है, पूरा क्लास अच्छी तरह से सुनोगे, इससे आप नोट्स बनाओगे, इससे शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो तो धीरे धीरे आपके शॉर्ट नोट्स इतने इतने कम पेजों में, देखो 2 या 3 पेजों में 500 पेजों का मैटर इसमें छाप देना बहुत बड़ी बात है। यदि आपने इस प्रकार का किया है ना, खुद नहीं किया, ऐसे नहीं आपने बाजार से ले लिया, मार्केट में बहुत कुछ मिलता है, गूगल पे बहुत कुछ मिलता है, आपको सभी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन उन दो जो आप गूगल से या मार्केट से 2-3 पेज लेकर के आओगे, चाहे 10 पेज ले आना, उसमें चाहे 500 क्यों 1000 पेजों का भी मैटर शामिल होगा तो भी आप उसको समझ नहीं पाओगे। क्योंकि उसके पीछे की कहानी आपको बतानी है। वो कीवर्ड तो आप देख लोगे लेकिन उसके पीछे की कहानी नहीं समझ में आएगी। कहानी नहीं समझ में आएगी तो आपका रिटर्न एग्जाम तो क्यों, आपका प्री ऑप्शनल एग्जाम भी क्लियर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ वो कीवर्ड देखे हैं। हो सकता है उन कीवर्डों को हट करके आपसे सीधी थ्योरी पूछ ली जाए। एग्जाम कोई सा भी हो, एग्जाम कोई सा भी हो, आजकल का जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है उसमें वो फैक्ट कम पूछते हैं, फैक्ट कम पूछते हैं, थ्योरी ज्यादा पूछते हैं। फैक्ट से ज्यादा क्या पूछते हैं, थ्योरी पूछते हैं कि ये थ्योरी क्या है। तो वो थ्योरी आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अकेले फैक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसके पीछे की क्या देखनी पड़ेगी, थ्योरी देखनी पड़ेगी। इसीलिए वन लाइनर किताबों को पहले मत पढ़ो, वन लाइनर किताबों को तभी पढ़ो जब आपने रेफरेंस बुक पढ़ रखी है।
अब हम देखते हैं इन सभी प्रदेशों को एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इन सभी प्रदेशों में से अलग अलग प्रदेशों को उठा करके उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। एक बार इनके सभी के नाम देख लेते हैं। तो भारत के भौतिक प्रदेश हमने किस प्रकार से देखे। एक नंबर पे हमने देखा हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद 2 नंबर पे हमने कौन सा देखा, तो प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय प्रदेश या प्रायद्वीपीय भारत। 3 नंबर पे हमने देखा गंगा यमुना वाला जो मैदान था, हमने उसका नाम दिया उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान, या हम इसको लिख सकते हैं सतलुज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश, नदियों का मैदान। हम उसके बाद देखेंगे 4 नंबर पे देखेंगे, क्या देखेंगे, तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश। फिर हम देखेंगे 5 नंबर पे कौन सा प्रदेश देखेंगे, तो जो द्वीपीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश। उसके बाद हम अंत में देखेंगे 6ठा प्रदेश हम देखेंगे थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल जो किसका भाग है, तो ग्रेट पोली आर्कटिक का भाग है, ग्रेट पोली आर्कटिक का भाग है। तो हम इसको अलग अलग तरीकों से देखने वाले हैं। चलो हम इसमें ये देख लेते हैं कि कौन सा प्रदेश किसका भाग है। तो हम देखेंगे ये जो हिमालय प्रदेश है ये किसका भाग है, तो टेथिस सागर का अवशेष है, ये किसका अवशेष है, टेथिस सागर का। अब ये मत पूछना कि टेथिस सागर क्या होता है, हमने बात की थी वेगनर महोदय के महाप्रायद्वीपीय जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके बारे में देखा था कि जो पहले ये विश्व था, ये जो हम जो प्राय महाद्वीप जो देखते हैं वो कहाँ पे स्थित थे, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित थे। इसका नाम था पेंजिया, क्या नाम था, पेंजिया। इसके बाहर जो जलीय क्षेत्र था उसका नाम था पेंथालासा, क्या नाम था, पेंथालासा। पेंजिया जब 2 भागों में टूटा, ये कौन है पेंजिया, पेंजिया जब 2 भागों में टूटा, क्यों टूटा, वो सारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखने को मिलेगा। बाकी हमने इसके बारे में पिछली क्लास में भी चर्चा की थी जब हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा था। जब ये 2 भागों में टूट गया तो ऊपर वाले का नाम, इस जो उत्तर में जो स्थित है इसका नाम दिया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड इसको कहते हैं। दक्षिण का जो हिस्सा था पेंजिया का जो दक्षिणी हिस्सा था उसको क्या नाम दिया था, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब इसके बीच में ये जो भाग अलग हुआ, यहाँ पे क्या भर गया, जल भर गया, समुद्र का जल भर गया। तो समुद्री क्षेत्र जो ये आता है इसका ये सागरीय जो क्षेत्र है इसका क्या नाम लेते हैं, टेथिस सागर नाम लेते हैं, टेथिस सागर। अब आप कहोगे तो सागर था, पर्वत कैसे बन गया, पर्वत इसका विशेष कैसे हुआ, तो देखो यहाँ पे जो नदियां थी वो अपने साथ अवसाद लेकर के इस टेथिस सागर में अपना जल गिराती थी, अपना जल इस सागर में डालती थी। उसके बाद क्या हुआ, ये जो अवसाद जो लेके आती थी वो अवसाद इसमें इकट्ठे हो गए, क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। कुछ समय ऐसा हुआ, एक समय ऐसा आया कि जब ये इन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की जो प्लेटें थी वो आपस में क्या होनी है, आपस में टकराने लगी। उनमें कैसा बल हुआ, तो उसके अंदर ये जब आपस में टकराई तो क्या हुआ, यहाँ पे गलन पड़ गए, पर्वत बने, पर्वत बने, जिसे हमने देखा अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से किसका निर्माण हो रहा है, तो हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है। अरे मैंने बात की हो रहा है क्यों, क्योंकि अभी भी हिमालय पर्वत ऊपर उठ रहा है, उसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। तो इसके इस प्रकार से हम देखेंगे ये जो टेथिस सागर का अवशेष कौन है, हिमालय। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये किसका हिस्सा है, तो ये इस गोंडवाना लैंड का हिस्सा बनता है, किसका हिस्सा बनता है, ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये गोंडवाना जो लैंड है ये कैसी भूमि है, तो ये ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित भूमि है, कैसी भूमि, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। तो ये गोंडवाना लैंड कैसा हो जाएगा, ज्वालामुखी निर्मित हो जाएगा, ज्वालामुखी निर्मित। अब देखो ज्वालामुखी से निर्मित है तो ये भाग कैसा हो जाएगा, पठारी भूभाग हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पठारी भूभाग हो जाएगा। पठारी भूभाग है तो यहाँ की जो मिट्टी कैसी होगी, काले रंग की होगी, काली मिट्टी होगी। उसके बाद यहाँ के इस प्रदेश में बहुत से खनिज पाए जाएंगे, बहुत से खनिज पाए जाएंगे, लोह धातु यहाँ पे पाई जाएगी। तो बहुत से खनिजों के बारे में हम देखने वाले हैं।
फिर हम देखेंगे ये उत्तर का जो विशाल मैदान है ये किसका हिस्सा है, तो ये भी टेथी सागर का हिस्सा बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो इस इन पर्वतों से जब ये नदियां निकलती है अपने साथ में क्या लेकर के चलती है, तो मिट्टियां साथ में लेकर के चलती है, गाद अवसाद साथ में लेकर चलती है। जब वो इस मैदानी भाग में जब आती है वो अपने क्या करती है, जब ढलान वाला क्षेत्र, जब जैसे ढलान कम होती जाएगी तो वैसे वैसे वो अपनी जो साथ में अवसाद है उसको यहाँ पे जमा करती जाएंगी, जमा करेंगी तो एक मैदान बन जाएगा। वही ये उत्तर का विशाल मैदान है। तो ये भी किसका हिस्सा है, तो टेथी सागर का हिस्सा है, टेथिस सागर का हिस्सा है। अब हम देखेंगे जो तटीय प्रदेश है इनके बारे में, ये भी इसी प्रायद्वीपीय प्रदेश का ही भाग है, प्रायद्वीपीय प्रदेश का भाग है, लेकिन ये समुद्र के पास में है। तो यहाँ की कुछ अलग भौगोलिक विशेषताएं हैं। कैसी विशेषता? अलग भौगोलिक और जलवायु विशेषता यहाँ की पाई जाएंगी। द्वीपीय प्रदेश है, ये अलग विशेषताएं रखते हैं, इसके बारे में हम अलग से देखेंगे। थार का मरुस्थल भी किसका हिस्सा है, तो टेथी सागर का हिस्सा है। क्यों है टेथी सागर का हिस्सा, क्या यहाँ की प्रमाणिकता क्या है, तो हम देखेंगे यहाँ पे खारे पानी की झीलें पाई जाती है, खारे पानी की झीलें यहाँ पे पाई जाती है जिनसे नमक का उत्पादन किया जाता है। और खारा पानी देखो महासागरों का होता है, महासागरों का कैसा पानी होता है, खारा होता है। तो देखो तो इससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ के टेथी सागर का अवशेष है। कुछ और भी यहाँ के विशेषताएं हैं, कुछ और भी यहाँ से प्रूफ मिले हैं जिनसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो प्रदेश तैतीस सागर का हिस्सा है, कौन, थार का मरुस्थल, यहाँ से वहेल मछली के अवशेष मिले हैं। एक गांव है यहाँ का, एक गांव जिसका नाम कुलधरा, जैसलमेर जिला, इसी थार के मरुस्थल में है। कौन सा जिला, जैसलमेर जिला। उस जैसलमेर जिले से वहेल मछली के अवशेष मिले हैं। अब आप मेरे को ये बताओ वहेल मछली कहाँ पे रहती है? वहेल मछली महासागर में रहती होगी, तो महासागर में रहती है तो वहां का जो महासागर कौन सा था, टेथीस सागर ही तो था। तो टेथीस सागर का अवशेष कौन है, ये थार का मरुस्थल है। तो कुछ और भी प्रूफ मिले, हम उनके बारे में भी देखेंगे। बोल्डर्स भी यहाँ पे कुछ मिले हैं, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज हमने देखा भारत के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में, इसका विभाजन आज हमने देखा। कल से हम प्रारंभ करेंगे एक एक भौगोलिक प्रदेश को डिटेल से पढ़ना, कल से प्रारंभ करेंगे, यहाँ की यात्रा करेंगे। तो कल आप मेरे साथ इन पहाड़ों की वादियों में घूमने को बिल्कुल तैयार होंगे, मैं ऐसे आशा आपसे कर सकता हूँ। अपने साथियों को भी अपने साथ में लेके आना। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना, अपने साथियों को कंटेंट शेयर कर देना। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। धन्यवाद।